एजुकेशन को लेकर के है। एजुकेशन कहते हैं कि पैदा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति वह होता है या हकदार वह होता है किसी बच्चे का जो उस बच्चे को पालता और पोसता है, जो उस बच्चे को पालता और पोसता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की जो अभी वर्तमान में एजुकेशन व्यवस्था है, उस एजुकेशन व्यवस्था को बर्बाद करने का या दयनीय स्थिति में लाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे नेताओं की ही रही है। और वो नेताओं को कैसे रही है ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत करना चाहूँगा। साथियों, हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री साइंटिफिक विचारधारा को नहीं रखता है या वास्तविक सोच नहीं रखता है, कोई भी काम वो दिल से नहीं करता है, तन मन से नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर समाज में अराजकता फैलेगी, समाज में भेद पैदा होंगे, लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ेंगे और दिन प्रतिदिन समाज की स्थिति और बिगड़ती जाएगी। ऐसी ही सिचुएशन में आपको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भारत की जो एजुकेशन व्यवस्था है उससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले 7-8 साल जो भी हुआ इनका, इस पीरियड में आपने एजुकेशन की फील्ड में इनके चलते किसी भी एक्टिविटी को करते हुए नहीं सुना होगा। इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि भारत देश में वो कैपेसिटी नहीं है या भारत देश में वो व्यवस्था नहीं है। एक्चुअली पॉइंट ये है कि अगर हमारे देश और समाज के युवा मीन्स बच्चे जागरूक और जिम्मेदार हो जाएंगे तो मोदी जैसे षड्यंत्रकारी और पाखंडी प्रधानमंत्री का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब से बीजेपी सरकार आई हुई है तब से आप देख रहे हैं, पहले की सरकारों का भी ये कृत्य रहा है कि आपकी एजुकेशन व्यवस्था को दिल से इम्प्रूव ना करना। और जब से अभी मोदी सरकार आई है तब से लगातार ये मंदिर और मस्जिद के चक्कर ही काट रही है। इसको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आपके मानसिक विकास से, आपके व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता से, अभी इनका एक मिशन भी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। तो जो भी होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, वैसे आपको बता दें कि हमारी बात भारत देश के कोने कोने में नहीं पहुँच रही है, लेकिन अगले के पास पैसा है, अगले के पास संसाधन है, अगला उस लेवल पर है कि वो झूठ को भी सच साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो प्रचार पूरे 7-8 साल में सिर्फ और सिर्फ प्रचार ही हो रहा है चारों तरफ। और जो चाहता है, जो मिशन के लोग चाहते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। और बात ऐसी है कि हमारी आपकी नज़र मीडिया पर रहती है, हमारी आपकी नज़र प्रिंट मीडिया पर रहती है। अब जब बार बार किसी चीज़ को हिट किया जाएगा, ये सिचुएशन होती है, टेंडेंसी भी है नेचुरल एक्टिविटी की, कि जब हम बार बार किसी चीज़ को हिट करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि वो आपके माइंड में फीड हो जाता है। जैसे टीवी सीरियल के माध्यम से तमाम ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें आपके सामने पेश की जाती हैं और हमारे बच्चे, हमारे यूथ या हमारी माताएं बहनें उसको देख देख करके वो उसको सच मान लेते हैं
और सच मान लेते हैं तो अपनी लाइफ में उसको उतारने का भी प्रयास करते हैं। तो साथियों, ऐसे ही जो बीजेपी सरकार की अगर मैं बात कर रहा हूं, पिछले कहते हैं कि 100 सालों से इतिहास रहा है, तो उस इतिहास में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो मानव कल्याण की बात हो रही हो। सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था अर्थात मनुवादी व्यवस्था को लागू करना और आपको मानसिक लेवल से कमजोर करना ही इनका मिशन और उद्देश्य रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी की जो स्थिति है देश के अंदर, वो बहुत ही दयनीय होती जा रही है। हर तीसरा बंदा दुत्कारता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे यूथ हैं वो एक सांस में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को 72 गालियां भी दे रहे हैं। लेकिन उनकी बात जो है वो ना तो मीडिया में पहुंच रही है और ना तो जन जन के बीच में वो जा पा रही है। वो बेचारे कमरे के अंदर रोड पर अपने दोस्तों के बीच में गाली गलौज करके या अपने मन की भड़ास को उतार करके शांत कर रहे हैं। मौका अच्छा है, सबसे बड़ी पावर आपके ओंठ की है, तो हमें अपने ओंठ पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा अगर हमें इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। तो साथियों, अभी नरेंद्र मोदी की जो स्थिति दयनीय है, उस दयनीय स्थिति को देखते हुए अभी दूसरी विकल्प के रूप में आपको आरएसएस, बीजेपी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन ना होकर के बीजेपी का ही आंदोलन है, आरएसएस का ही आंदोलन है, कांग्रेस का ही आंदोलन है। अब ये कांग्रेस का आंदोलन धीरे धीरे पहले तो किसानों के आंदोलन में था, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके बाद अब ये किसान आंदोलन सीधा सीधा कांग्रेस आंदोलन में कन्वर्ट हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े चेहरे के रूप में कौन आ रहा है? मिसेस प्रियंका गांधी वाड्रा। अब प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर मोदी से तुलना की जाए तो वो भी उसी रास्ते पर हैं। उनके नियम, कानून, नीति, सिद्धांत तो भाड़ में गया हो, तो पीछे की मैं बात करूं, लेकिन अभी जनता के बीच में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो पूर्णतया उसी नौटंकी पर डिपेंड है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आप देखे होंगे बनारस में एक रैली थी और उस रैली में प्रियंका गांधी आजकल उत्तर प्रदेश में ही हैं। उस रैली में उन्होंने रैली को संबोधन करने से पहले उन्होंने बोला कि मैं नवरात्रि की व्रत हूं। दूसरी बात, एक देवी मंत्र, अब वो मंत्र कौन सा था? या देवी सर्वभूतेषु गुणा, ऐसे कुछ करके था। तो देवी मंत्र से जनता को संबोधन किया जाता है एक राष्ट्रीय नेता के माध्यम से। और उसके बाद जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो स्टंट मारा जा रहा है, चुनावी स्टंट, ये क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि वो पता है कि हमारे देश की जो जनता है वो पूर्णतया इलिटरेट है, ना समझ है, उसको ये नहीं पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो जब बड़े बड़े मंच लगते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से जाता है, कोई 2500 गाड़ियां लेकर के जाता है, तो उनको देखने के लिए वो स्वतः या तो चली आती है, और अगर भीड़ नहीं होता है तो भीड़ को बुलाने के लिए उन बेचारे गरीबों को 500 रुपए डोनेट किए जाते हैं। और जैसे बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड है कि वो 500 रुपए में जनता को बुलाती है और 300 रुपए दे करके लात मार के भगा देती है कार्यक्रम होने के बाद। हो सकता है कि प्रियंका गांधी का भी इंटरनल मैटर ऐसा ही हो। तो वहां पर जो प्रोग्राम था, मैं आपको बता दूं कि ये जो देवी जी की आरती या व्रत की जो बात कर रही हैं, अब आप मुझे बताइए, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन करूं कि देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए
क्या किसी देवी देवता की, किसी आडंबर, किसी पूजा पाठ की, किसी या अन्य प्रकार के एक्टिविटी की जरूरत है? तो आप सीधे सीधे कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है। अगर आपको कोई परेशानी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप मंदिर नहीं जाते हैं, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है तो आप न्याय के लिए कोर्ट जाते हैं। मतलब जो भी है, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, हम इस सिस्टम के तहत अपनी मदद कर सकते हैं, करवा सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं। कोरोना पीरियड सबसे बड़ा उदाहरण है कि चलो ठीक है, देवी जी सभी की मदद करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कहावतों में आते हैं कि भैया भगवान आपका भला कर दें, लेकिन भगवान भला कहाँ कर रहे हैं? अगर भगवान भला करते तो हमें और आपको इतना तड़फने की जरूरत नहीं थी, हमें और आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। कोरोना काल में इतने लोग मारे गए और अब भारत देश की जनता उसको भूल चुकी है, जो जिंदा हैं उसको भूल चुके हैं। उनको इस बात पर आकलन नहीं है कि कोरोना काल में जितने लोग मारे गए, मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी उनको नहीं बचा पाए, योगी आदित्यनाथ उन्हें नहीं बचा पाए, या कोई और नेता नहीं बचा पाए, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस देश के अंदर जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवियां हैं, वे सब कोरोना काल में कहाँ चली गई थी? और मैं आपको बता दूं कि मंदिर भी और मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी, जितने भी मतलब पूजा पाठ के स्थल हैं, सभी बंद हो चुके थे। तो ये बात कंक्लूड करता है या रिजल्ट ये आता है कि इस देश के अंदर जितने भी ये पॉइंट बनाए गए हैं, वो सब इंसान ने बनाया है। और इंसान ने बनाया है तो इंसान को बनाने का मतलब ये है, इंसान के बनाने का मतलब ये है, मैंने एक पोस्टर में, कोटेशन में लिखा था कि जहां पर समस्याएं हैं वहीं पर डर पैदा होती हैं, और जहां पर डर पैदा होती है वहीं पर अंधविश्वास पैदा होता है, और जहां पर अंधविश्वास पैदा होता है वहीं पर मोदी, योगी जैसे पाखंडी नेता और राम रहीम और आसाराम जैसे बाबा पैदा होते हैं। तो साथियों, यह देश हमारा विश्व गुरु का देश है। आज भारत देश पूर्णतः शर्मिंदा है इन पाखंडियों के चलते, इन आडंबरवादियों के चलते, कि जो जनता को गुमराह करने के लिए, खुद उनका शोषण करने के लिए इस प्रकार की आइडियोलॉजी उनके बीच में लेकर आते हैं कि जो लोग इलिटरेट हैं उनको ये पता नहीं चलता है कि वे उनको मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। तो मैं प्रियंका गांधी वाड्रा से ये कहना चाहूँगा, खुद अगर बर्बाद होना चाहती हो तो हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश और हमारे समाज को बर्बाद करने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, इटली और डोसा से अगर पढ़ी लिखी हैं, तो कम से कम इतना समझ आपको होना चाहिए कि हमारे देश और समाज के लोगों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्या उनको वास्तविकता बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। इसका आकलन करके पहुंचना आपको पड़ेगा उस रैली में। साथियों, कंक्लूजन मैं नीचे की तरफ लेकर आता हूं कि जो हमारे देश की जनता है उनको बहुत पहले से, जैसे रामायण महाभारत, एक काल्पनिक जो कहानियां हैं या ग्रंथ लिखे गए हैं, ये बात स्पष्ट है। और उसको इन्होंने लिखा तो लिखा ही, साथ ही साथ विजुअल व्यू के माध्यम से, विजुअल व्यू आप समझते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से। हमारे आपके पास टाइम नहीं है खेती करने से, मजदूरी करने से, उन्होंने टीवी सीरियल के माध्यम से फिल्म बनाकर आपके सामने कहानियां प्रस्तुत की, और हमारे देश की गरीब जनता देखते 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 उनकी समस्याएं इस तरीके से हो गया कि भैया जय विधि राखे राम त्यही विधि रहिए, और सुबह हो या शाम राम राम कहिए, सिंपल से। तो उन्होंने ये मान लिया है कि इस देश में मैं कुछ नहीं हूँ, इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार को चलाने वाला कोई और है, और वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। अगर हमारे 5 बच्चे वो चाहता है तो हमारे 5 बच्चे होंगे, अगर हमारे एक भी बच्चे नहीं हैं
तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें भगवान ने हमें नहीं चाहा, इसीलिए हमारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ या भविष्य में नहीं होगा। और इसी डर और इसी अंधविश्वास के चलते हम तमाम बाबाओं के पास, तमाम पंडा पुजारियों के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं, पर्दे के पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है, ये बात फैक्ट है। इस समस्या के पूर्ण समाधान के लिए एजुकेशन भारत देश में वास्तविक करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि इस देश में आपको वास्तविक एजुकेशन देने के लिए वह कौन सा व्यक्ति है, वह कौन सी पार्टी है जो वास्तविक एजुकेशन देने की बात करेंगी। भारत देश में एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने डिग्री ले ली। तमाम आप देखते होंगे आईएएस पीसीएस भी होते हैं, तमाम साइंटिस्ट भी होते हैं। दिल्ली में आप आ जाओ, तमाम इंटेलिजेंट लोग दिन भर गाड़ियों में घूमते रहते हैं, टाइम व्यतीत करते रहते हैं, उनको मोरल एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। और भारत देश की व्यवस्था भी ऐसी बन गई है, अगर आप मोरल एक्टिविटी में फंसते हैं, मीन्स अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद में अगर आप पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर आप प्रताड़ित किए जाएंगे। अभी अभी हमारे पास एक घटना आई थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि भारत देश का जो संविधान है वो कोई रोबोट नहीं चला रहा है, रोबोट नहीं चला रहा है, या कोई मशीन से नहीं चल रहा है, हमारे और आपसे चल रहा है। एक रेस्टोरेंट है, कहां पर? गोरखपुर में। उस रेस्टोरेंट में एक बच्चा भूखा आता है, भूखा आया तो खाना मांगने लगा। अब कोई भी व्यक्ति अगर दरिया दिल है उसके पास, तो वो उसे खाना खिलाने से मना नहीं करेगा। तो एक दिन आया, 2 दिन आया, अब वो डेली उसकी आदत पड़ गई, जब भूख लगता तो आ जाता, इधर उधर अपना सो लेता, घूम लेता। तो उस होटल वाले भाई ने उसको रख दिया काम पे। काम का मतलब काम नहीं दिया, लेकिन वो बोला कि भाई अपना खा पी लेता, थाली बर्तन साफ कर ले, थोड़ा मोड़ा काम जो है, कुछ भी बताया होगा अपना। अब इसकी भनक जो है, मतलब 1-2 कांस्टेबल वहां पर आते जाते थे, तो उन्होंने देखा तो बोला नहीं, आप जो है बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं और बच्चे से काम करवा रहे हैं। सॉल्यूशन नहीं निकाला, ध्यान से समझिएगा। तो जब उन्होंने कहा कि सर ये ऐसे ऐसे हमारे पास आया था और हमने इसको कपड़े दिए, रहने को दिया और खाना दिया, अब थोड़ा मोड़ा काम कर लेता है, तो फिर अब क्या करूं, इसको बैठा के ही क्या करूंगा मैं, और मैंने इसको पढ़ाने लिखाने की भी व्यवस्था हमने करी है। पुलिस वाले ने इतनी बदतमीजी की होटल वाले के साथ, उसके नाम पे एफआईआर नोट कर दिया। पैसे मांग रहे थे लेकिन पैसे नहीं दिया अगले बंदे ने, तो उसके नाम में जो क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को जो काम करवाने, लेबर चाइल्ड वेलफेयर की अगर मैं बात करूंगा, तो उस अपराध में अगले के नाम पर एफआईआर दर्ज किया गया। अब वह व्यक्ति इस एफआईआर को कैंसिल करवाने के लिए मंत्रियों के पास घूम रहा है, इधर उधर इधर उधर। लेकिन जब एफआईआर लॉन्च हो गई, तो आप ये समझते हो कि उसको कौन सा मंत्री टाल सकेगा बिना कोर्ट में गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है साथियों, कि क्या वे पुलिस वाले नहीं पढ़े लिखे थे? क्या एफआईआर नोट करने वाले नहीं पढ़े थे? कल जब ये व्यक्ति कोर्ट में जाएगा, तो क्या वो जज वहां पे पढ़ा लिखा नहीं है? सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबके सब अनपढ़ हैं। मतलब मोरल एजुकेशन नाम की चीज नहीं है। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, हमारे देश की जो पुलिस व्यवस्था है, वो इसलिए नहीं है कि वो हमें बार बार प्रताड़ित करे, वो इसलिए है कि हमारे अंदर कितना मोरल एजुकेशन देश के प्रति, संविधान के प्रति ला सके, समाज सेवा के प्रति ला सके। तुम भी कर लो भैया समाज सेवा, हम भी कर लें। चलो गलती एक बार मेरे से हो गई, बार बार गलती नहीं होगी, इसके लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो मेरा यहां पर यह कहने का मतलब था कि अगले ने अगले की भावनाएं नहीं समझी, लेकिन उसके नाम पे एफआईआर लॉन्च करवा दिया। ऐसे तमाम एक्टिविटीज इस देश के अंदर हो रही हैं। तमाम ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो जिम्मेदार नहीं हैं। मैं आपको बता दूं छोटी सी घटना, हम जीवन दर्शन यात्रा के दौरान, नहीं उससे पहले की बात है, बनारस में एक कार्यक्रम था। तो हम लोग जा रहे थे बनारस में कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। हमारे पास उस समय 2 गाड़ियां थी। तो सामने से एक बच्ची आती है,
और वो डिसबैलेंस हो जाती है और वो हमारे गाड़ी से लगभग 100 मीटर नहीं 50 मीटर की दूरी पर एक बाइक वाला उसको बचाने के चक्कर में खुद जाकर लुढ़क जाता है, लेकिन बच्ची को वो बचा लेता है। अब समझिए, इंसानियत अभी मरी नहीं है इस देश के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, फिर भी उनके अंदर मोरल एजुकेशन इतना है कि वह एक जिम्मेदार नागरिक की जिंदगी जी रहे हैं और बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे नागरिक लोग आपकी मदद के लिए इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि बार बार प्रशासन के चलते उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो वह व्यक्ति जो था बाइक पे, उस लड़की को, उस बच्ची को बचाने के लिए खुद 2 लोग थे उस पर बैठे हुए। हमारी सामने की बात है, ठीक 50 मीटर की दूरी पर हम ब्रेक लगा लगा के, मतलब मात्र 5-6 मीटर की दूरी पर हम रोक पाए थे अपने आप को। अब वो गिर गया, तुरंत हम लोग वहां पे उतरे और हमने उसका नंबर वगैरह लिया, घर पे फोन किया, पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया। ऑन द स्पॉट कोई ना एम्बुलेंस आया ना पुलिस वाला आया। अब उसको मैं हॉस्पिटल ले जाऊं और हमें कार्यक्रम को भी देर हो रहा था, हमें बनारस पहुंचना था, कार्यक्रम अटेंड करना था। हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमने कहा कि घर वाला कोई भी व्यक्ति आ जाए तो जो है हम उसकी मदद कर पाऊं अच्छे तरीके से। तो घर वाले कुछ लोग आए, आने के बाद उन्होंने कहा नहीं भैया कोई बात नहीं, हम लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे और दवा वगैरह करा लेंगे, आप लोग जल्दी में हैं तो जाइए। ठीक है, हमने उसको हैंडओवर करके आगे निकले। अब बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 45 से 50 मिनट के बाद पुलिस वाले का फोन मेरे पास आया, एम्बुलेंस वाले का फोन आया कि सर आप कहां पर हो। चलो ठीक है, एम्बुलेंस वाले को तो मैंने बता दिया कि भाई वो लेकर गए उसके घर परिवार के लोग, लेकिन पुलिस वाला, उसको नहीं पता कि मैं कौन हूं। उसको लग रहा है कि कोई अपना राहगीर जा रहा होगा और उसने इस तरीके से फोन कर दिया तो मैं पूछता हूं। तो वो मेरे से तू तड़ाक में बात कर रहा है, फोन क्यों कर लिया, कहां पर है तू, कहां पर, ध्यान से समझिएगा, कहां पर है तू, और तू अभी यहां पर जहां पे घटना स्थल है वहां पर आ जा। अब आप सब समझिए, आप इस देश के अंदर अगर नॉर्मल नागरिक बन के रहेंगे तो आपकी कोई कदर नहीं करेगा। आप अपने आप को वीआईपी अगर दिखाएंगे तभी पुलिस वाले, तभी एसपी, डीएसपी या जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, मैं बता दूं, वो आपकी कदर करेंगे। लेकिन अगर आपने नॉर्मल इंसान बन करके महानता का काम करना शुरू किया तो मैं बता रहा हूं आपको महान बनने से पहले ही कुचल दिया जाएगा या आपका मोरल एजुकेशन डाउन कर दिया जाएगा। तो हम भी तो, जब पुलिस वाले ने अपना एटीट्यूड दिखाया तो हमने भी अपनी सुनाई उसको अच्छे खासे से। तो बोल रहा था कि हम तुम्हारे से 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और मैं लौट के आऊंगा तुम्हारे को बताने के लिए कि क्या कार्यक्रम हुआ, और ऑन द स्पॉट जब मैंने आपको इंडिकेट किया था, बताया था, तब कहां मर गए थे तुम। तो मैंने सीधा सीधा इसी लैंग्वेज में बात की, तब वो समझ पाया कि हाँ कोई जागरूक प्राणी है। खैर हम लोग चले गए। तो मेरा ये कहने का मतलब साथियों ये है कि कोई भी व्यक्ति भाई किसी की मदद करने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता है क्योंकि उसकी मदद प्रशासन या ऊपर बैठे जो अधिकारी लोग वो नहीं करते हैं, उसको टॉर्चर करने का प्रयास करते हैं। कहीं अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी मदद करके अभी मैं हॉस्पिटल लेकर जाता हूं, हमारे ही नाम पर एफआईआर हो जाएगा। आप क्या करोगे? हमारे अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, अपना काम करना। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपके साथ वहां पर एक अपराधी की तरह व्यवहार होगा। फिर उस घटना को देख करके समाज का और देश का कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो साथियों मेरा यह कहने का मतलब है, एजुकेशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, एजुकेशन मीन शिक्षा, उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो ये जो कोटेशन है, जो 2 लाइन का सेंटेंस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला है, उसको समझने की जरूरत है। हमारा देश विश्व गुरु है, हमारे देश का इतिहास है कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में डंका बजता था, एक जमाना था। लेकिन आज जो ये हवाई प्रचार होता है कि भैया भारत को यहाँ वैल्यू है, भारत को वहाँ वैल्यू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से भारत की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। अब समझिएगा, भारत देश इतना मजबूत है, इतने संसाधन हैं कि जितने व्यापारी हैं उनकी नजर भारत पर है। और जब कोई नालायक बेटा इस देश के अंदर पैदा हो जाता है या आपके घर में पैदा हो जाता है तो जितने बिजनेसमैन और जितने खरीदार होते हैं उनकी नजर आपके घर पे पड़ जाती है। जैसे आपका बेटा नालायक निकल गया
और आपको पता है कि आप वो घर बेच देगा, खेत खलिहान बेच देगा, तो पड़ोस में जितने भी दबंग टाइप के लोग होंगे, जिनके पास पैसे होंगे, वो खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो भारत देश में जो विदेशी कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट कह लो, या जो भी खरीदारी चल रही है देश के अंदर, या जो भी एक्टिविटी बाहर जाकर नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं, यहाँ गए इतना सम्मान हो गया, समथिंग हो गया, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि भारत से वो कुछ सीख रहे हैं। वो भारत को अपने अंडर में रखकर अपनी दुकानदारी को मेंटेन करना चाहते हैं, और ये बात स्पष्ट है। तो हमारे देश का जब नालायक बेटा हो गया है, तो वो नालायक बेटे को न देश की फिक्र है, न जनता की फिक्र है, न एजुकेशन की फिक्र है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। अभी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि चाहे षड्यंत्र रहा हो या ना रहा हो, अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो कांड हुआ है लखीमपुर खीरी का, उस कांड में हमारे देश का प्रधान सेवक एक शब्द नहीं बोला है अभी तक। बहुत बड़ी शर्म की बात है। आप समझिएगा, अगर आप मर जाओ, आप कट जाओ, आपके घर में आग लग जाए, प्रधानमंत्री को कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को आप शासन सत्ता में रख करके क्या कर रहे हैं? मूर्खता किसकी, हमारी, आपकी या उनकी? बात स्पष्ट है साथियों कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत है, और जिम्मेदार नागरिक में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके बीच में हूं, मैं जो बोल रहा हूं, जो सीख रहा हूं, या जो आप लोगों के बीच में मैं थोड़ी बहुत गाइडलाइन दे पा रहा हूं, ये एजुकेशन का ही कमाल है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते, कोई मतलब ही नहीं था कि मैं इस तरीके से अपनी बात आपके बीच में रख सकता था और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकता था। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति, यहां पर पॉइंट ये आता है कि जैसे आपने कहा, जनरली आप प्रैक्टिकली गांव में वगैरह में सुनते होंगे कि हर पेरेंट्स बड़ा डेडिकेटेड है, कहते भैया कुछ भी हो, मैं खुद कहता हूं, आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ। और दूसरा कोटेशन ये भी है, आधी रोटी खाओ लेकिन राजनीति में आओ। आधी रोटी खाओ और राजनीति में आओ। तो मेरा ये आपसे प्रश्न ये है कि चलो आधी रोटी खाएं और अपने बच्चे को हम पढ़ाएं। तो इस देश के अंदर जब माहौल रहेगा, स्कूल और कॉलेज रहेंगे, पढ़ाने वाले लोग रहेंगे, सिखाने वाले लोग रहेंगे, तभी तो आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। इस देश के अंदर व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है। आप आधी रोटी खाकर अपने बच्चे को कहां पढ़ाएंगे? किस स्कूल में पढ़ाएंगे? और जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस स्कूल की व्यवस्था ये है कि सुबह सुबह वहां पर किसकी पूजा हो रही है जिसका कोई अता पता नहीं है। देश की पूजा नहीं हो रही है, संविधान की पूजा नहीं हो रही है, मानवता की पूजा नहीं हो रही है, बड़े बड़े महापुरुषों की पूजा नहीं हो रही है, काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा हो रही है, चमत्कार की पूजा हो रही है। ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं। मजबूर हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं? आप मजबूर हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है। उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं की व्यवस्था में, उन्हीं के कॉलेज में आपको जाना है। और जब बच्चा जाता है तो प्रार्थना जो भगवान की बनती है, उसके सामने प्रार्थना ये कराई जाती है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मतलब समझ रहे हैं ना? ना मेरे माता हैं, ना मेरे पिता हैं, ना भाई हैं, ना बहन हैं, जो कुछ हैं आप ही हो। अब आप सोचिए, अगर ऐसी मोरल एजुकेशन आपके स्कूल में दी जा रही है तो आपका बच्चा क्या समझेगा? उसको इतिहास से मतलब नहीं है। वो 1000-2000 साल पीछे ना तो उसको ढंग की किताब मिलेगी और वो ना जाना चाहेगा। वो सिर्फ ये जानेगा कि हमें किसी ने बनाया है और हम उसके बनाने के आधार पर काम करेंगे। हमारा भविष्य, हमारा कैरियर लिखा हुआ है और उस भविष्य और कैरियर के आधार पर ही हम भगवान भरोसे काम करेंगे। जो बन जाएंगे सो बन जाएंगे। और सारे के सारे टीचर, जितने एजुकेशन फील्ड में टीचर लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, इस बात को कृपया गंभीरता से लेने का कष्ट करें, क्योंकि देश के आप एक बेहतरीन और जिम्मेदार नागरिक हैं। और ये व्यवस्था की ही देन है। मैं आपको बता दूं,
भारत देश के अंदर अगर आपने गलती से टीचर कह दिया तो आपको जूते लात भी पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? पुलिस स्टेशन में चले जाइए, अगर आप कह दीजिए मैं नेता हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, अभी पुलिस वाला खड़ा होकर आपको सैल्यूट करेगा और जो कहोगे वही करेगा। लेकिन नहीं, अगर आपने कह दिया कि मैं एक अध्यापक हूं, टीचर हूं, तो आपको गाली भी खानी पड़ेगी और 2-3 घंटे वेट भी करना पड़ेगा, और ज्यादा अगर ट्या ट्या किया तो जो 2-4 थप्पड़ भी खाना पड़ेगा। भारत देश के अंदर एजुकेशन और एजुकेशन को देने वाले जो हमारे शिक्षकगण हैं उनके लिए ये व्यवस्था है। मतलब आपने कोटेशन पढ़ा होगा, टीचर कैन चेंज द नेशन। हमारे देश का भविष्य बनाने में हमारे ही देश के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन उनकी भूमिका को मतलब इग्नोर करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे देश की व्यवस्था चल रही है। और जिस देश में टीचर का सम्मान नहीं होगा, उस देश में मोरल एजुकेशन पैदा ही नहीं हो सकती है। उस देश के बच्चे वेल इंटेलिजेंट और वेल रिस्पॉन्सिबल बन ही नहीं सकते हैं। तो एक तो गलती आपकी है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे ध्यान नहीं देते हैं, और अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उनका बच्चा बर्बाद होना तय है। और अगर बर्बाद होना तय है तो मान के चलिए कि आपकी 4 से 5 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में, जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, और उस जीभ की तरह आपको रहना है, और आपको टू द पॉइंट और राइट डायरेक्शन में खुद को और बच्चों को लेकर चलना है। पढ़ाइए आप उनके स्कूल में, लेकिन मोरल एजुकेशन और वास्तविकता बताने से अपने बच्चों को पीछे मत रखिएगा, उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने से पीछे मत रखिएगा। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर बच्चों का भविष्य उज्जवल है तो कल आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपका होगा तो समाज का होगा, समाज का होगा तो देश का होगा ही। और दूसरा पॉइंट ये मैंने बोला है कि आधी रोटी खाइए और सरकार अपनी बनाइए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने अपना बेस्ट, एक माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट कर सकता है मुझे बताइए? वो अपने बच्चे के लिए पैसे खर्च कर सकता है, अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि मान लेता हूं मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूं और मेरा कोई सगा संबंधी अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहेगा तो मैं उसको मेडिकल की एजुकेशन नहीं दे सकता हूं ना, उसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेजना ही पड़ेगा। मतलब अपने से उसको अलग करना ही पड़ेगा। जब अपने से आप उसको अलग करेंगे तो दूसरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा, और वहां की जो व्यवस्था है वो किस आधार पर चलेगी? वो मोरल एजुकेशन सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो नीचे तो आपको बच्चों को फाउंडेशन देना ही देना है, साथ ही साथ अगर आपके विचारधारा की एक जिम्मेदार सरकार आ जाती है इस देश के अंदर, तो निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी भी बदलेगी, कॉलेज भी बदलेंगे, टीचर भी बदलेंगे, विचारधारा भी बदलेगा, सिस्टम भी बदलेगा, अन्य सारे तौर तरीके सभी बदलेंगे। और जब बदलेंगे तो एक तो आपने अच्छी परवरिश दी ही दी है, और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज में भी अगर अच्छी परवरिश मिल जाती है तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों के भविष्य में 4 चांद लगने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, आपके बच्चों के प्रति ये सरकार, कोई भी सरकार, मैं सभी की बात करूंगा, ओनली नॉट फॉर बीजेपी, क्योंकि मैं सिर्फ वोट की राजनीति नहीं कर रहा हूं। हमारे को काम करना है, बीआरपी को काम करना है, बीआरपी को एक जिम्मेदार सरकार बनानी है। अभी तक किसी भी सरकार ने आपके देश में वास्तविक एजुकेशन लागू करने के लिए ना सोचा है ना समझा है। दिन भर मीडिया ट्या 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 करती रहे, फालतू की बात करते, लेकिन फाउंडेशन प्रॉब्लम तो जड़ की प्रॉब्लम है, उस पर कभी भी फोकस नहीं करती है। मैं आपको बता दूं कि जैसे एक माता पिता होते हैं वैसे ही एक प्रधानमंत्री के लिए हमारे बच्चे बच्चे के समान और प्रधानमंत्री एक पिता तुल्य होना चाहिए। जैसे सम्राट अशोक ने कहा था, ये देश की प्रजा मेरी संतान है। संतान का मतलब आप जानते हैं, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुख में
देखना पसंद करेगा? कतई नहीं पसंद करेगा। कोई माता पिता ये चाहेगा कि मैं भूखे रहूं, मैं पेट भर के खा के रखूं और मेरा बच्चा भूखा रहे? कतई नहीं चाहेगा। लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश में जो अभी तक की सरकारें हैं, वे खुद तो डकार मार रहे हैं खा के पेट भर भर के, और इस देश की जो जनता है वो भूखों मर रही है, बेरोजगार हो चुकी है, महंगाई चरम पर है। मैं कितनी प्रॉब्लम बताऊं आपको, चारों तरफ समस्या समस्या ही है, और ये जिम्मेदार सरकार ना होने के नाते ये नतीजा है। तो जब ऐसी सरकार जब तक सत्ता में रहेगी जो आपको अपना नहीं मानेगी, तो निश्चित तौर पर समस्याओं का बढ़ना कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आपको एक ऐसी सरकार बनानी है जो सम्राट अशोक महान की तरह पूरे देश की जनता को अपना संतान समझती हो, उनके दर्द को अपना दर्द समझती हो, उनकी समस्या को अपनी समस्या समझती हो, उनकी भूख को उनकी अपनी भूख समझती हो। कहने का मतलब है हर समस्या के समुचित समाधान के लिए जी जान से लगी हो। संभव है, पॉसिबल है। भगवान बुद्ध ने कहा समस्या है तो कारण है, कारण है तो निवारण है। आप लोगों के अंदर एक पॉइंट बस गया है, केवल और बीजेपी, केवल कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, दो चार और चटर पटर आते रहेंगे, यही सब सीमित है, यही सोल्यूशन है। इसके बियॉन्ड भी सोल्यूशन है। सोचिए, अभी तक असली लोग इस देश में नेता बनने के लिए उठे ही नहीं है, और अब बारी है आपकी। तो साथियों, अगर एक जिम्मेदार सरकार आ गई, मींस बीआरपी सरकार आ गई, तो मैं आपको बता दूं, छोटे से लेकर और बच्चों का भविष्य बनाने तक ये हमारा मुद्दा है, हमारा एजेंडा है बीआरपी का। और अगर भारत देश की कोई भी पार्टी इस एजेंडे को पूरा कर दे, तो मैं चैलेंज करता हूं, पूरी जिंदगी आरपी मौर्य सेवा करिएगा उस पार्टी की, निस्वार्थ भाव से। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है, वैसे ही ये सरकार अपने बच्चे को पढ़ाएगी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ऐसे कैसे संभव है? पूर्णतया संभव है। कोई भी काम करने के लिए केवल दिल ही चाहिए, दिमाग अपने आप आ जाता है। अगर हमने पूरे देश के बच्चों का ठेका ले रखा, सपोज करो, कर लिया, हमने सोच लिया कि अपने बच्चों को हम वेल इंटेलिजेंट बनाएंगे और माता पिता से फ्री होकर के रह करके जितना पैसा लगेगा वो पैसा मैं दूंगा, मीन सरकार देगी। साथियों, बहुत सारे राजनीति में ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको डिस्क्लोज करना वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जितने भी षड्यंत्रकारी मोदी जैसे पाखंडी या प्रियंका जैसे नौटंकीबाज लोग हैं इस देश के अंदर, वो करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन रायता जरूर फैला देंगे चारों तरफ जाकर कि मैं भी उसी रास्ते पर चल रही हूं या चल रहा हूं। जैसे अभी बीआरपी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को डिफ्यूज करने के लिए कई पार्टी के लोगों ने एक नहीं 5 महासचिव बना दिए, 5 जिला अध्यक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक है वो तो वास्तविक है ना, उस लेवल पे आप कभी नहीं आ पाओगे। अगर आओगे तो आपका अपना स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, और वो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ने की बस की नहीं है बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा या अन्य कोई जो भी है। अगर जो छोड़ देता भी महानता की बात है, भाई हम तो साथ हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं एजुकेशन पॉइंट की बात कर रहा था, तो इसको मैं बता देता हूं आज सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सोल्यूशन ये है कि आपका बच्चा जब 5 साल का होगा, 7 साल का होगा, पूरी तरह सरकार के अंडर में काम कर, मतलब उसकी एजुकेशन होगी। जिम्मेदार सरकार बता रहा हूं, आरएसएस में नहीं भर्ती करना है, गजेड़ी और नशेड़ी नहीं बनाना है बच्चों को, वेल एजुकेशन,
परफेक्शन, बॉटम टू टॉप तक की बात मैं कर रहा हूं। 5वीं क्लास के बाद से अगर कंसीडर करिए माता पिता से बच्चे को अलग कर दिया जाए, मिलने मिलाने की कोई दिक्कत नहीं, आओ जाओ, हॉस्टल फैसिलिटी पूरी तरह बच्चों की जिम्मेदारी सरकार लेगी और सरकार पढ़ाएगी अपने पैसे से, खाना पीना रहना, यहां तक कि कपड़े भी। बच्चे को 9th 10th पढ़ा लिया गया और 10th के बाद बच्चे से यह पूछना जरूरी है, बच्चे के भविष्य में यह कंक्लूड करना जरूरी है कि आखिर वो बनना क्या चाहता है। कभी कभी माता पिता चाहते मेरा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन वो बेटा सिंगर बनना चाहता है। कभी कभी माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा जो है टीचर बने, लेकिन बेटे के अंदर क्षमता आईएएस बनने की है। इसका पैरामीटर हर पेरेंट्स के पास नहीं होता है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले या हमारी स्पेशल टीम ये इन्वेस्टिगेशन करे कि कौन सा बच्चा किस लायक बन सकता है और उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो निश्चित तौर पर हर बच्चा सफल होगा। माना कि मुझे लकड़ीगिरी में बड़ा इंटरेस्ट है, मींस मैं एक बढ़ई बनना चाहता हूं, बढ़ई कारपेंटर। तो आप ये मुझे बताओ कि हमारे देश में कारपेंटर की डिमांड कम है क्या? जहां देखो वहीं फर्नीचर की एक्टिविटीज होती हैं। अगर हमने वो बच्चे ने कहा कि मुझे कारपेंटर बनना है, उसको हमें कारपेंटर की वेल एजुकेशन प्रोवाइड की, साथ ही साथ हमने उसको जिम्मेदार नागरिक बनाया, कंपनी भी उसको खुलवा सकते हैं, नौकरी भी दिला सकते हैं। करते करते जब वो बड़ा हो जाता है वो एक कंपनी का मालिक बन सकता है, फर्नीचर कंपनी बनाई जा सकती है, बनवाई जा सकती है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी सरकार कर सकती है। मींस हमें हर व्यक्ति को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाना है। एक बच्चे का भविष्य बनाने में मैं आपको बता दूं, जो भी खर्चा लगता है, मान लो 25 लाख या 50 लाख रुपए लगते हैं, सरकार अपने पास से लगाएगी। और जब बच्चे की नौकरी या उसका बिजनेस पूर्णतः सेटल हो जाता है, तो अगर महीने महीने सरकार उससे 1000, 2000, 3000 जो भी उसका रेशियो बनता है 10 साल 20 साल का, अगर उस बच्चे से रिटर्न में लेना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब पेड़ को पाल पोस के हमें बड़ा करना है, पाल पोस के बड़ा करना है। जब उसमें फ्रूट आने लगे तो 2 फ्रूट वहां से चाहिए और उसे मार्केट में इन्वेस्ट करके हमें दूसरे प्लांट को पालना और पोषना है। मतलब बड़े आराम से पालन पोषण हो सकता है हर किसी बच्चे का। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि कल वो बच्चा बिजनेसमैन बन गया, कल वो बच्चा आईएएस और पीसीएस बन गया, कल वो बच्चा नेता बन गया, तो आरपी मौर्य का अस्तित्व कहां रहेगा? आरपी मौर्य को कौन पूछेगा? क्योंकि जैसे आज मैं बोल रहा हूं, कल मेरा कोई भाई बोल रहा होगा, कल आप बोल रहे होंगे, परसों आप बोल रहे होंगे, तो आरपी मौर्य को फिर से खेत में जाके काम करना पड़ेगा, फिर से एक एक बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, मींस अपना पर्सनल रोजगार में शामिल होना पड़ेगा। और ये कोई नेता नहीं चाहता, ध्यान रखिएगा। कोई नेता अगर चाहता होता कि मैं नेता बनने के बाद भी अगर मैं विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री पद से जब मैं जाऊंगा तो मैं एक आम नागरिक की जिंदगी जीऊंगा, तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान हो गया होता। लेकिन नहीं, जो एक बार राजनीति में आता है, राजनीति उसके बाप की बपौती बन जाती है, अड्डा बन जाता है। वो दूसरे को देखना नहीं चाहता है, देख मांगना नहीं चाहता है। अगर आप राजनीति में जा रहे हो तो सेवा उनकी करिएगा, आप अपनी सेवा करवाने की मत सोचिएगा। आप उनके अंडर में रहिएगा, आप खुद उनको अंडर में लेने की कोशिश मत करिएगा। नहीं तो जितना कुचल पाएंगे आपको कुचलेंगे, और अगर नहीं कुचल पाए आपको, आप नहीं माने,
ज़्यादा आप नेतागिरी कर रहे हो तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। ये भारतीय समाज की स्थिति है। तो साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, पूरे भारतीय समाज से ये निवेदन करूंगा कि वेल एजुकेशन, तर्कशील एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, वास्तविक एजुकेशन की तरफ आप बढ़ें अपने स्तर पर। और आपको मैं बता दूं, आपको निराश और हताश किसी भी मामले में होने की जरूरत नहीं है। हमें और आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। और वैसे भी कोई आपकी अगर प्रॉब्लम्स होती है जहां पर आपको गाइडेंस नहीं मिलती है, आप अनजाने में जाने में गलती कर बैठते हैं, तो उसके लिए 24 घंटे हमारे फ़ोन एक्टिव रहते हैं। आप एनी टाइम डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सारी समस्या का तुरंत समाधान कर दूंगा, लेकिन आपकी जो भी समस्या होगी उसका ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन क्या है ये मैं ज़रूर निकाल दूंगा। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं कि तुम्हें आपको करना क्या है, तो काफ़ी रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, सही डायरेक्शन में जाने से आपको न्याय भी मिलेगा, और आप अकेले के बदले पूरे बीआरपी टीम के साथ खड़े होंगे तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो साथियों, आज की एजुकेशन व्यवस्था की अगर मैं बात कर रहा था तो बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस करना है, अंदर जा कर के डीप में जा कर के। वो सारे पॉइंट सरकार बनने के बाद ही संभव होगा। अभी मैं कहूँ कि नहीं पूरे देश की एजुकेशन एक करनी है, कैसी एजुकेशन लागू करनी होगी, कौन सी किताब लागू करनी होगी, ये सब सिलेबस का विषय नहीं है। विषय बिंदु ये है कि हमें अपने बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना है, वेल इंटेलिजेंसी के साथ। और वो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य के पालतू ना बने। नहीं तो इनके समय में आपको खुश करने के लिए आजकल बच्चों को, हमारे यूथ को लफंगा ज़्यादा बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव की सरकार ले लीजिए, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में किताबें खोल के रख दी जाती हैं, लिख लीजिए। बच्चे को भी अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि मेरा बेटा पढ़ा नहीं, दिन भर खेत में काम कर रहा था, फिर भी 90% नंबर लेकर आ गया। और यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले को पैसे भी लेना अच्छा लगता है। और अखिलेश भैया के लिए तो सबसे बढ़िया है कि अगर सारे के सारे बैल पैदा हो जाएं उत्तर प्रदेश में तो इनका काम बहुत अच्छे से धंधा पानी चलेगा। योगी सरकार के जमाने में जो व्यवस्था है पूरी की पूरी ब्लॉक हो गई है। तो जब जब ऐसे लोग आपकी सत्ता में आते रहेंगे तब तक आपके माइंड को हिट करेंगे, आपके माइंड पर अटैक करेंगे, आपकी एजुकेशन व्यवस्था को ठप कर देंगे और किसी प्रकार का शासन संसाधन उपलब्ध ना हो इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर किसी तरीके से आपने पढ़ लिख कर आगे बढ़ भी गए तो आपको बेरोजगार बना दिया जाएगा। नौकरी करने आप जाएंगे तो आपके साथ पक्षपात होगा, भेदभाव होगा, आपको डिमोरलाइज करके आपको डाउन कर दिया जाएगा। और जो उनके अपने लोग हैं वो अयोग्य होते भी उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। इन सभी समस्याओं के वास्तविक समाधान के लिए ही बीआरपी आज अस्तित्व में है। और भारत देश में अगर विषमता, षड्यंत्रकारिता, व्यभिचारिता, लूट, घसोट, हत्या, बलात्कार, जितने भी बीमारियां हैं, इन सबको अगर खत्म करना है तो बीआरपी को लाना है। और एक दिन में बीआरपी एस्टेब्लिश हो ये हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुरंत जब अपना घर बनता है और तुरंत हम उसको यूज करने लग जाएं तो नींव बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें और आपको नींव मजबूत करने की जरूरत है, अपने माइंड को सेट करने की जरूरत है कि जिएंगे तो बीआरपी के साथ, मरेंगे तो बीआरपी के साथ। निश्चित तौर पर इस देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे बहुत सारे